प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी आईएएस बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूज़पेपर, आप लोगों से मैं शेयर करूंगा वो कोट जिसे आप लिखते हैं, वो कोट जिसे आप सीखते हैं, वो कोट जो शेयर करते हैं। ये कोट मैंने लिया है डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से। कोट ये है, सामने वाले आदमी की रुचियों के हिसाब से बात करने से दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। कर्मचारी संप्रेषण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हावर्ड जेड हर्जिंग ने हमेशा इस सिद्धांत का अनुसरण किया है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो मिस्टर हर्जिंग ने जवाब दिया, उसे न सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग लाभ हासिल हुआ, बल्कि आमतौर पर सबसे बड़ा लाभ यह था कि जब भी वह किसी से बात करता था तो उसके दोस्तों का दायरा बढ़ जाता था। सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करो, सामने वाले व्यक्ति की रुचि की बात करो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडे, आज जो है सोर्स जनसत्ता और नवभारत टाइम्स। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी लड़ाकू विमान शंघाई के नज़दीक पहुंचे। मीडिया में सोमवार को प्रकाशित खबर के अनुसार अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिकी युद्धक विमान चीन की मुख्य भूमि तक पहुंच गए। इनमें से एक शंघाई से 76.5 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गया। पेकिंग विश्वविद्यालय के थिंक टैंक के अनुसार रविवार को अमेरिकी युद्धक पोत विमान P-8A पोसाडाइन और निगरानी विमान EP-3E ने ताइवान जलसंधि में प्रवेश किया और झेजियांग व फुजियाना के तट के पास उड़ते नजर आए। थिंक टैंक ने इस बाबत पहली बार रविवार का ट्वीट किया और बाद में कहा कि निगरानी विमान फुजियान और ताइवान जलसंधि के दक्षिण भाग तक पहुंचने के बाद लौट रहा था। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक थिंक टैंक ने रात को पुनः ट्वीट किया कि अमेरिकी नौसेना के P-8A विमान शंघाई के पास उड़ रहे थे और युद्ध पोत USS राफेल पेराल्ट भी विमान के संपर्क में था। थिंक टैंक के चार्ट के मुताबिक P-8A और विमान शंघाई के 76.5 किलोमीटर तक आ गया था, जो हाल के सालों में चीन की मुख्य भूमि के सबसे करीब आने वाला अमेरिकी विमान था। थिंक टैंक के अनुसार लगातार यह 12वां दिन था जब अमेरिकी विमान मुख्य भूमि तक आए। दोनों देशों के मध्य राजनयिक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका द्वारा यह कदम उठाया गया है। चीन ने सोमवार को कहा कि उसने चेगदू में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास बंद करने के बाद उसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। बीजिंग ने यह कदम ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्यिक दूतावास बंद करने के जवाब में उठाया। कोरोना से लड़ने वाले जीन की पहचान। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में आनुवांशिक परिवर्तन की पहचान की। उन्होंने मानव शरीर में एक ऐसे जीन की पहचान की है जो नोवेल कोरोना विषाणु से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह कोविड-19 के बेहतर ढंग से समझने और उसके इलाज में मददगार साबित हो सकता है। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन की पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में 4 युवा पुरुष रोगियों और 2 परिवारों के कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमारी रोगियों में आनुवांशिक के निर्माण के विभिन्न रूपों का विश्लेषण किया गया है, जिनके इस बीमारी का शिकार बनने से कोई चिकित्सकीय आसार नहीं थे। नीदरलैंड के रेडबाइड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के वैज्ञानिकों के अनुसार रोगियों में TLR7 जीन के विभिन्न प्रकार थे। साथ ही उनमें टाइप 1 और 2 के इंटरफेरोन के प्रतिरक्षा प्रणाली के अणुओं के उत्पादन में दोष पाया गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोविड-19 के कारण सांस लेने में तकलीफ होने से पहले ठीक अवस्था में रही रोगियों का आईसीयू में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि TLR7 जीन मानव शरीर की कोशिकाओं की तरह सतह पर प्रोटीन अभिग्राहकों पर परिवार उत्पन्न करने में मदद करता है, जो रोग जनकों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अभिग्राहक शरीर में जीवाणुओं और विषाणुओं जैसे संक्रामक एजेंट की पहचान करके प्रतिरोधक प्रणाली को सक्रिय कर देता है। इससे कोरोना विषाणु संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। अन्य एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने उस अणु की संरचना की गुत्थी सुलझा ली जिसका इस्तेमाल नया कोरोना विषाणु मेजबान कोशिका की तरह अपना आनुवांशिक अनुक्रम तैयार करने में करता है। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि इस नई जानकारी से कोविड-19 के खिलाफ विषाणु विरोधी दवा बनाने में मदद मिल सकती है। यह अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। चाइनीज एप्स का गेम ओवर।
चाइनीज ऐप्स का गेम ओवर। सरकार ने चीन के 47 ऐप पर पाबंदी लगा दी है। इस तरह अब तक चीन के 106 मोबाइल ऐप को देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ाते हुए रोक लगाई जा चुकी है। भारत के रडार पर 275 चीनी ऐप हैं। इन सभी की पड़ताल की जा रही है कहीं ये सुरक्षा और यूजर्स की निजता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इसी सूची में गेमिंग ऐप पेबजी, शाओमी का जीली, अलीबाबा का अली एक्सप्रेस, रेजो, बाइडांस का यूलाइक ऐप शामिल है। सरकार इन सभी या इनमें से कुछ को बैन कर सकती है। चीन के ऐप का रिव्यू जारी है। ये पता लगाने की कोशिश है कि उन्हें फंडिंग कहाँ से हो रही है। जिन 47 नए ऐप पर रोक लगाई गई वे पहले बंद किए गए ऐप के रूप में हैं। बैन किए गए ऐप्स में ज़्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप शामिल हैं, मतलब पहले से बैन ऐप के जैसे ऐप बनाकर उतार दिए गए। इन ऐप्स पर यूजर्स की डेटा चोरी का आरोप लगाया गया। जिन नए ऐप पर रोक लगाई गई है उनकी सूची उपलब्ध नहीं हो पाई है। सरकार ने 29 जून को चीन के 59 ऐप पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। सरकार का कहना था कि इन ऐप से देश की सुरक्षा को खतरा है। राफेल का पहला बैच फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुआ। ये 5 जेट 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। एक हफ्ते में तैनात करने की तैयारी है। एयरफोर्स में शामिल करने की सेरेमनी अगस्त में होगी। राफेल पर एयरफोर्स के 12 पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है। 7 फाइटर पायलट 5 राफेल को उड़ाकर भारत ला रहे हैं। एयरफोर्स ने 20 साल पहले नए जेट्स की शुरुआत बताई थी और अब ये मिले हैं। सुखोई 30 की डील 1999 में हुई थी। वे लगातार मिल रहे हैं। वे हैवी वेट फाइटर हैं। राफेल मीडियम वेट फाइटर है। चीन को झटका, रूस नहीं देगा S-400। चीन को झटका, रूस नहीं देगा S-400। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की डिलीवरी रोक दी है। चीनी मीडिया ने लिखा है कि रूस को यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोरोना से निपटने में लगी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ध्यान भटक जाए। बता दें कि रूस ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब उसने चीन पर जासूसी का आरोप लगाया था। मौसम ऐप से 200 शहरों का पता चलेगा। मौसम ऐप से 200 शहरों का पता चलेगा मिजाज। केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन ने मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए सोमवार को एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इसके जरिए शहर के मौसम के पूर्वानुमान और अन्य सूचनाएं मिलेंगी। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर यह ऐप तैयार किया गया। इस अवसर पर हर्षवर्धन जी ने कहा, नए उपकरणों, कंप्यूटर संबंधी संसाधनों आदि को बदलने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। कम से कम मौजूदा बजट के दोगुने निवेश की जरूरत है। मौसम ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप विभिन्न सेवाओं की पेशकश करेगा। ऐप के जरिए करीब 200 शहरों के तापमान, नमी के स्तर, हवा की रफ्तार और दिशा सहित मौसम संबंधी अन्य जानकारी मिलेगी। स्वागत है राफेल, कल मिलेंगे। भारत आने के लिए राफेल फाइटर जेट ने भरी फ्रांस से उड़ान। फाइटर जेट राफेल का पहला बैच सोमवार को फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुआ। पहले बैच के 5 राफेल फाइटर जेट के भारत के लिए उड़ान भरी। ये फाइटर जेट 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। राफेल जेट इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा करेंगे। इन्हें एक हफ्ते में तैनात करने की तैयारी है। भारत चीन विवाद के बीच इन्हें लद्दाख में तैनात किया जा सकता है। राफेल को एयरफोर्स में शामिल करने की औपचारिक सेरेमनी अगस्त में की गई। राफेल पर इंडियन एयरफोर्स के 12 फाइटर पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है। एयरफोर्स के फाइटर पायलट के राफेल को उड़ाकर भारत ला रहे हैं। 5 राफेल को 7 पायलट ला रहे हैं। इन 5 राफेल में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। फ्रांस से यूएई तक की उड़ान भरने के दौरान राफेल के पास हवा में फ्यूल भरने वाले 2 रीफ्यूल ने भी उड़ान भरी। राफेल का पहला स्टॉपेज संयुक्त अरब अमीरात फ्रांस के एयरबेस अल डफरा में होगा। यहाँ से फिर फ्यूल भरकर अगले दिन अंबाला के लिए उड़ान भरेंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में राफेल फाइटर जेट्स का मिसाइल से लैस किया जाएगा। इनमें दुनिया की सबसे आधुनिक हवा में मार करने वाली मेटायर मिसाइल लगेगी, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। यह दुश्मन के इलाके में जाए बिना दूर से ही विमान से तबाह कर सकता है। राफेल में स्कैल्प मिसाइल भी लगेगी। भारत चीन तनाव के बीच भारत ने हैमर मिसाइल खरीदने का फैसला लिया।
जो राफेल में इस्तेमाल होगी। राफेल 4.5 जनरेशन का मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील किया है। इसमें से 6 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। बढ़ी वायुसेना की ताकत 36 राफेल विमान के लिए भारत ने 4 साल पहले फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए का करार किया। 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राफेल भारत पहुंचेगा। इस बीच ईंधन भराने के लिए राफेल यूएई में लैंड भी कर चुके हैं। 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गई है। इन विमानों के बुधवार को अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है। 10 विमानों की आपूर्ति समय पर पूरी हो गई है। इनमें से 5 विमान प्रशिक्षण मिशन के लिए फ्रांस में ही रुकेंगे। 2021 के अंत तक सभी 36 विमानों की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। वायुसेना को पहला राफेल विमान पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान सौंपा गया था। ग्रोथ के लिए 5 क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी। ग्रोथ के लिए 5 क्षेत्रों पर ध्यान देना। आरबीआई गवर्नर ने इंफ्रा, पावर, कृषि सहित 5 मोर्चों पर जोर बढ़ाने को कहा। कोविड-19 संकट से बुरी तरह से प्रभावित टूरिज्म सेक्टर के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने इसके संकेत दिए। गवर्नर के मुताबिक टूरिज्म सेक्टर देश के लिए नया सनराइज सेक्टर हो सकता है, जहां सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे। मुश्किल में घिरी इस इंडस्ट्री की मदद के लिए सरकार चर्चा कर रही है। इधर सूत्रों का कहना है कि इस बाबत वित्त मंत्रालय के साथ आरबीआई की चर्चा जारी है। टूरिज्म इंडस्ट्री को सस्ते में लोन देने के अलावा टैक्स में छूट मिल सकती है। इसके अलावा इसको 1 साल का टैक्स हॉलिडे यानी कर आवास भी दिया जा सकता है। इकॉनमी चढ़ने की उम्मीद को गांवों का सहारा। वैश्वीकरण के वैचारिक कंधे पर चढ़कर आए उदारीकरण ने जिस ग्रामीण व्यवस्था को किनारे रखा, कोरोना के वैश्विक आपातकाल में वही देश का आर्थिक आधार बन रही है। देश की अर्थव्यवस्था पर निगाह रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने 21 जून को खत्म सप्ताह तक के जो आंकड़े किए, उनमें साफ है कि कोरोना के चलते ठप पड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के चक्के को तेज करने में गांव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। याद कीजिए, इसी संस्था ने 3 मई को खत्म हुए सप्ताह के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि देश में बेरोजगारी दर 27.1% तक बढ़ गई है। तब ऐसा लगने लगा था कि आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे देश का उभरना आसान नहीं है। मनरेगा से मिली मदद। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ठीक 1.5 महीने बाद आई इस संस्था की अध्ययन रिपोर्ट ने उम्मीदों की पंख लगा दी। जिन गांवों के आर्थिक पिछड़पन के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था, वही अब अर्थव्यवस्था के तारणहार के तौर पर सामने आते दिख रहे हैं। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक 21 जून को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी की दर घटकर महाबंदी से पहले की स्तर पर यानी करीब 8.5% पर आ गई। सीएमआई का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर कम होने की बड़ी वजह मनरेगा और खरीफ फसलों की बुआई का मौसम है। सीएमआई के अनुसार मई महीने में जहां मनरेगा के तहत रोजगार की दर 53% थी, वहीं जून में बढ़कर यह 65% हो गई। इसी तरह खरीफ फसलों की बुआई की वजह से 40% रोजगार बढ़ा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते जारी देशव्यापी महाबंदी ने यहाँ जो औद्योगिक केंद्रों को ठप कर दिया, शहरों की जिंदगी को बेपटरी पर कर दिया, वहीं गाँवों पर पलायन का बोझ बढ़ा दिया। करीब 10 करोड़ लोग शहरों से गांव में लौट गए। निश्चित तौर पर यह भयावह स्थिति थी। बेहतर जिंदगी के सपने और पेट की आग बुझाने के लिए गांव छोड़ने को मजबूर निम्न आय वर्ग वाला समुदाय एक बार फिर जब गांवों की ओर लौटा तो माना गया वहां भी हालत जल्द की बिगड़ने लगेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए आवंटित 61,500 करोड़ की राशि में जो 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी कर दी, उसमें सुप्त पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में बड़ी भूमिका निभाई। गाँव में घटती बेरोजगारी दर और बढ़ते खर्च में बड़ी भूमिका मनरेगा की ही है।